हे गाइस, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सब लोगों का। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। 7 तारीख आज हो चुकी है, संडे का दिन है। दिवाली का त्योहार आप लोग जोरदार तरीके से मना चुके हैं, कुछ लोग पढ़ाई के साथ में मना चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है जबरदस्त वाली तैयारी करने का। तो बहुत सारी चीजें जैसा आप लोगों को मेरे ऑलरेडी प्रोमिसेस थे, बस उसी तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। लगातार हम लॉ पर, सीए इंटरमीडिएट का लॉ, सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर के ही ऑडिट पर हम लोग अब लगातार बात करने वाले हैं। जल्दी ही कुछ लाइव सेशंस जो हैं यूट्यूब पर, वो भी मेरे शाम को स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हर बार एग्जाम से पहले के महीने में होते हैं। बिल्कुल वैसा ही सारा कुछ प्लानिंग है। तो फिलहाल आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आता है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शंस 88 से लगा करके 95 तक का एक सेटअप बनाया, 96 से लगा करके 122 तक का एक दूसरा सेटअप मैंने तैयार किया है। काफी बड़ा चैप्टर माना जाता है, सेक्शंस तो इसमें कम ही है, एक आध सेक्शन तो शायद ओमिट भी है इसके अंदर, भी चेक करेंगे। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर माना जाता है क्योंकि सेक्शंस काफी बड़े बड़े हैं। तो हमने यहाँ कोशिश की है कि थोड़ा शॉर्ट में आप लोग मेरे साथ उसको रिवाइज कर लो, लेकिन इसके पहले जरूर आप लोगों ने एक बार ये पूरा टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। देखिए, रिवीजन लेक्चर्स है तो जैसा मैं आपको कह भी चुका हूं, रिवीजन लेक्चर तभी यूजफुल रहेंगे जब आपने एक बार पूरा टॉपिक ढंग से पढ़ा हो। चलिए आइए तो फटाफट से बगैर समय गवाए सेक्शन नंबर 88 बच्चे लोगों रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स की बात करता है। तो बहुत सीधा सीधा सा, बहुत सिंपल मैंने ले लिया यहाँ पे आप लोगों के लिए कि एंट्रीज जो है वो रजिस्टर के अंदर वो ट्रांसफर या अलॉटमेंट या ट्रांसफर के 7 डेज के अंदर आ जानी चाहिए। सिंपल सा एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो मे बी मेंटेन एट एनी अदर प्लेस, सिटी, टाउन और विलेज में भी रख सकती है। बराबर, मतलब जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अलावा और कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। यानी जिस सिटी में, जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अलावा उसी सिटी, टाउन या विलेज में और कहीं पे भी, या ऐसे किसी प्लेस पे भी हो सकता है जहां पे मेंबर्स का 1/10 जो है वो स्टे करता हो। बराबर, in which more than 1/10 of the total member entered in the register reside, जहां पे वो रहते हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 94 के अंदर दी गई है ना। मैंने सेम रिक्वायरमेंट यहां पे लिख दी क्योंकि टॉपिक यहां था, तो उसके साथ ही मैंने लिख दिया है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखिए, उसी सिटी, टाउन या विलेज में, या ऐसी जगह जहां पे 1/10 ऑफ मेंबर का रेजिडेंस हो, रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। बराबर, अगर कल को मेंबर्स के स्टेटस में कोई चेंजेस होता है, एंट्रीज में कुछ भी चेंज होता है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में वो भी आपको इसके अंदर एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी रजिस्टर में चेंज होता है एज पर ऑर्डर पास्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि कई बार हमारे रजिस्टर के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, ट्रिब्यूनल या कोई और अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है, सीबीवी ऑर्डर कर सकता है। तो उस केस के अंदर आपको उस ऑर्डर का इंडिकेशन भी रजिस्टर के अंदर लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई, इधर में चेंजेस का ऑर्डर इस अथॉरिटी ने दिया है। बराबर, कल को अगर रेफरेंस ऑफ ऑर्डर पास बाय एनी जुडिशियल और रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर कर दिया, बराबर, अपने पहले भी बात किया था, ट्रिब्यूनल ने या कोई रेवेन्यू अथॉरिटी जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गया, या और कोई अथॉरिटी हो गया, या सेबी ने अगर किसी तरह का ऑर्डर कर दिया और शेयर्स को, डिबेंचर को अटैच कर दिया। अटैच का मतलब आप जानते हैं ना, सीज कर दिए गए शेयर है ना, किसी शेयर होल्डर के शेयर जो है वो सीज कर दिए गए, ऐसा अगर इन अथॉरिटीज ने कोई ऑर्डर दिया है तो बट ऑब्वियस है वो भी आपको रजिस्टर में इंडिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये शेयर जो है वो इनके ऑर्डर से सीज हो गए हैं ना। कई बार कोई पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया और उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, मतलब गवर्नमेंट कहती है हम सीज करके इनको बेच देंगे, तो वो सीज करने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को इधर डालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर, इन केस ऑफ लिस्टेड या फिर जॉइंट वेंचर कंपनीज, the particulars of any pledge, charge, lien or hypothecation created by the promoters in respect of security of the company held by the promoter। कई बार खास करके लिस्टेड कंपनीज में, जॉइंट वेंचर कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि जो प्रमोटर्स लोग हैं वो अपना जो उनका शेयर होल्डिंग है उसका कोई पार्ट वो प्लेज कर दे, कंपनी के लिए पैसा ले रहे हैं तो प्लेज कर दिया, या हाइपोथेकेशन पे उन्होंने रख दिया है, तो उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आना चाहिए। बराबर से, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्लेजी। प्लेजी का मतलब हो गया जिसके पास ये गिरवी रखे गए, जिसने पैसा उधार पे दिया होगा। और उसके बाद रिवोकेशन भी, रिवोकेशन का मतलब कल को पैसा चुका दिया तो वापस से लियन या हाइपोथेकेशन हट गया, तो उसका इंफॉर्मेशन भी ऐसा होने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। बराबर, नाउ द एंट्रीज इन द रजिस्टर एंड इंडेक्स
शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, उसको ऑथेंटिकेटेड करने का काम सीएस करेगा, या और कोई पर्सन जिसको बोर्ड यहां पे ऑथोराइज कर दे। सिंपल सी बात है। हर रजिस्टर के साथ में एक इंडेक्स मेंटेन रहेगा, बराबर। और अगर 50 से कम ही मेंबर्स हैं तो फिर अपने को इंडेक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखने वाले हो। क्या कहते हो बच्चे लोगों को? बराबर से एकदम सेक्शन नंबर 88 बहुत छोटा सा, बहुत सिंपली फटाफट मेरे साथ में रिवाइज करके इसको खत्म कर दीजिए कि हाँ भाई ये चीज हमारी हो गई। ना इसी के साथ एक पॉइंट आता है बच्चे लोगों को, फॉरेन रजिस्टर का, इसी का पार्ट है। तो फॉरेन रजिस्टर एफआर यानी कि आपका सब्जेक्ट नहीं है। एफआर मतलब फॉरेन रजिस्टर हो गया, ऑप्शनल है, मर्जी हो तो रखो मत रखो। कंपनी शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एनी एफआर, अगर आप ओपन करते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा? सिचुएशन ऑफ द ऑफिस वेयर रजिस्टर इज केप्ट, कुछ जगह का एड्रेस देना पड़ेगा जिधर आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है। अगर इनमें कल को कोई भी चेंज होता है या आप ये फॉरेन रजिस्टर वाला चीज बंद कर देते हो तो उसका इंफॉर्मेशन भी 30 डेज के अंदर आरओसी को देना रहेगा, बराबर। ये जो फॉरेन रजिस्टर है ये बिल्कुल कंपनी रजिस्टर का पार्ट ही माना जाएगा, बराबर। बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर मेन कंपनी का मेंटेन होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी इस पे लगने वाली है, ठीक है। इसके इंस्पेक्शन के, क्लोजिंग के, एक्सट्रैक्ट लेने के, कॉपीज लेने के वही रूल होंगे जो मेन रजिस्टर जो कंपनी मेंटेन कर रही है, प्रिंसिपल रजिस्टर, उसके रहेंगे। इसके रूल भी वही है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक जगह पे चेंज होगा, एडवर्टीजमेंट फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर। नॉर्मली जब अभी अपन पढ़ेंगे बच्चे लोगों आगे कि जब भी कोई रजिस्टर क्लोज होता है तो 45 डेज एक साथ में क्लोज होता है, आप लोग जानते हो। 30 डेज, 45 डेज पूरे साल में, 30 डेज एक साथ, और आपको 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि हम रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं। बस फर्क यहाँ पे ये है कि जो क्लोजिंग का आप एड देने वाले हो वो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर के अंदर दोगे आप, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस जहां पे फॉरेन रजिस्टर केप्ट है, जहां पे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रखा है वहां के न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, बराबर। कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर 15 दिन के अंदर आफ्टर द एंट्रीज मेड ट्रांसमिट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। उधर जब भी कोई एंट्री करते हो 15 दिन के अंदर इंडिया में इंफॉर्मेशन दो ताकि इधर भी एंट्री हो जाए। कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर एवरी फॉरेन रजिस्टर। कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस के ऊपर क्या करेगी? सारे फॉरेन रजिस्टर का एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन करके रखने वाली है, ठीक है। कल को अगर आप ये डिसकंटिन्यू कर देते हो फॉरेन रजिस्टर को तो जितनी भी एंट्रीज उस रजिस्टर की है वो या तो किसी दूसरे फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, जो ऑलरेडी और भी कहीं पे मेंटेन किया हुआ है, या फिर अगर नहीं है कुछ भी और तो फिर प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर मेंटेन हो जाएगा। कल को आप फॉरेन रजिस्टर वो वाला हटाना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तो दूसरा फॉरेन रजिस्टर कोई मेंटेन है तो या तो वहां ट्रांसफर होगी या जो प्रिंसिपल रजिस्टर है वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात हमारी फॉरेन रजिस्टर की यहां करके खत्म होगी। चलिए सेक्शन नंबर 89 पे आते बच्चे लोगों। डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। सब आप लोग सब जानते हो 2 तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक जो रजिस्टर्ड होल्डर है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है एज अ होल्डर ऑफ द शेयर्स, और एक वो पर्सन जिसके बिहाफ पे शेयर्स लिए गए हैं, बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। तो आपको कई बार हमने कहा भी था, कई बार जैसे मुझे शेयर्स लेने हैं लेकिन मैं अपने नाम में नहीं लेकर के किसी और के नाम पे ले रहा हूं, ठीक है, तो वो जिसके नाम पे लिए जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गया, लेकिन बेनिफिट सारे मेरे हैं, पैसा मेरा लगा हुआ है, तो आई एम बेनिफिशियल शेयर होल्डर। तो ऐसा कई बार होता है। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? बेनिफिशियल शेयर होल्डर के बारे में सारा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नाम और डिटेल। सेम उल्टा रिवर्स मारो, बेनिफिशियल शेयर होल्डर को भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में सारा नेम और डिटेल देना पड़ेगा। कंपनी क्रॉस चेक करके देख लेगी कि हाँ भी बराबर आ रही है, ठीक है। तीसरा नंबर, कल को अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट में किसी तरह का चेंज होता है, मतलब शेयर होल्डिंग में अगर किसी तरह का चेंज हुआ तो दोनों ही पार्टीज को 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ये चीज बताना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कंपनी को बताओगे तो कंपनी उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करेगी कि सर ये दोनों लोग का डिक्लेरेशन आ गया, बराबर। नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर बेनिफिशियल ओनर, देखो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने तो डिक्लेयर किया, लेकिन मेन तो बेनिफिशियल होल्डर को भी करना था कि बेनिफिशियल मैं हूं, ये एक बंदा कोई और है। अगर ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर से रिलेटेड राइट को रोक भी सकती है। नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड बट नॉट मेड। रिक्वायर्ड था, नहीं किया, तो उसके ऊपर जो राइट्स हैं वो हो सकता है रोक दिए जाए, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से।
फिर आता है नो इफेक्ट ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू अदर मेंबर, लेकिन इसके जैसे इसका डिविडेंड का राइट है या और कोई बोनस के राइट है वो रोक दिए जाएंगे, एक बार डिक्लेरेशन करोगे तो मिल भी जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बाकियों को भी डिविडेंड नहीं देगी, बाकी मेंबर्स के लिए डिविडेंड एज इट इज रहेगा, जैसे नॉर्मल तरीका होता है सेक्शन 123 से 127 वैसे ही फॉलो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू क्लास या क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि भाई आपको डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं है ना। कई बार होता है कि कई सारे शेयर गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखे लेकिन अपने किसी और पर्सन के नेम से हेल्ड करके रखे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नेम से हेल्ड करके रखे इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। भाई कल को कोई कंपनी डूब रही है और उसके शेयर को हेल्ड गवर्नमेंट ने किया लेकिन अपने किसी डिपार्टमेंट के नेम से कर लिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्पशन दे सकती है कि आपको ये सेक्शन का रिक्वायरमेंट पूरा करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखने का है। खत्म हो गया, सिंपल सा सेक्शन, बढ़िया तरीके से खत्म कर सकते हो। सेक्शन 89, अब 90 पे आते हैं बच्चे लोगों, जो हमारा नया सेक्शन एक मतलब काफी सारे चेंजेस इसके अंदर है एसबीओ को लेकर के। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सर ये कौन होता है? वैसे तो 25% लिखा हुआ है लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी कौन बंदा हो गया, एसबीओ इज एन इंडिविजुअल, ये एक ऐसा बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का जो या तो 10% ऑफ शेयर पे होल्डिंग करता है, 10% ऑफ वोटिंग राइट पे करता है, या जिसको 10% से ज्यादा का डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है इन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी वो कंपनी जिसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है एसबीओ के बारे में, उसको हमने नाम दे दिया रिपोर्टिंग कंपनी। तो अगर आप उसमें 10% का शेयर या वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट हेल्ड कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन है? ये ऊपर अपन पढ़ के आए, ये बंदा हो गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, बराबर। SBO is required to file a declaration with the reporting company। 90 डेज में आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा इस बात का कि हाँ भाई मेरे पास 10% का इसका शेयर होल्डिंग है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। The reporting company will be required to file said disclosure with registrar within 30 days। सब कुछ ये 90 दिन में कंपनी को डिक्लेयर करेंगे और कंपनी इनके डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी, बराबर। अगर कुछ भी चेंज होता है इस एसबीओ ओनरशिप के अंदर तो ये डिक्लेरेशन अपने को 30 दिन के अंदर अंदर चेंज होने से 30 दिन में कंपनी को कर देना चाहिए, बराबर, ठीक है। आगे पढ़ो, अगर कोई भी इंडिविजुअल बिकम्स अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एसबीओ अमेंडमेंट रूल्स 2019, it shall deem that such individual become the SBO and the period of 30 days for filing will be revoked accordingly after the expiry of 90 days। मतलब ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो बेनिफिट दे दिया हमने, आपको थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसबीओ बनता है रिपोर्टिंग कंपनी में, ये रूल आने के 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको 90 दिन के बाद अपने 30 दिन का टाइम उधर दे दिया है कि भाई ठीक है चलो आपका 30 दिन जो है वो उसके बाद से काउंट करेंगे, अब कोई टेंशन लेने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट दे दिया, एक एग्जम्पशन दे दिया गया, या आप कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर वाला जो टाइमिंग है वो हमने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है, ये हम लोग को ध्यान में रखने का है, बराबर। Every company shall maintain a register of interest declared by the individual and changes thereof। Okay, तो हर कंपनी जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें जो भी डिक्लेरेशन एसबीओ करेगा तो उसका एंट्री उसके अंदर आने वाला है। ये रजिस्टर ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए एट्स रीजनेबल टाइम, जो कम से कम होगा 2 आवर्स का ऑन एवरी वर्किंग डे, जो भी बोर्ड डिसाइड करे, और उसके लिए बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ फीस पे करके कंपनी का कोई भी मेंबर इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में डिटेल को देके रखा है, ठीक है। एवरी कंपनी, अच्छा अब इन्होंने डिक्लेरेशन किया वो तो ठीक है, लेकिन हर कंपनी खुद भी नेसेसरी स्टेप उठाएगी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन हमारे एसबीओज है, किनके पास 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग है या वोटिंग राइट्स है या डिविडेंड पावर्स है। A company shall give notice to any person whom the company knows or has reasonable cause to believe। कोई भी ऐसा बंदा जिसके लिए कंपनी को लगता है, कंपनी के पास में रीजन है कि ये एसबीओ है, अगर खुद नहीं है तो एसबीओ के बारे में नॉलेज है, या फिर टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मतलब एसबीओ ऑफ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑन विच द नोटिस इज इशूड। यानी पिछले 3 साल में भी अगर कोई एसबीओ रहा हो, तो सर हो सकता है अभी एसबीओ नहीं हो लेकिन पिछले 3 साल में रहा हो। जी हाँ, कंपनी उसके बारे में भी पता लगाएगी कि क्या पिछले 3 सालों में कोई ऐसा बंदा है, हो सकता है अभी एसबीओ नहीं हो, have been SBO of company at any time during the 3 years, पिछले 3 सालों में वो कभी भी रहा हो, तो उसका भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे चाहिए कि भी अगर 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग था तो क्या उसने ट्रांसफर किया या क्या किया, या ये सब हमको पता लगे।
उन सब के लिए पता लगाना जरूरी है ना। कई बार कंपनी पे एक्विजिशन करने के लिए हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे शेयर होल्डर के शेयर को एक्वायर कर ले 10% वालों के, तो पिछले 3 साल का भी हमको पता लगाना है। ठीक है, कंपनी उनको नोटिस इशू करेगी। अब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस शेल बी गिवन बाय द कंसर्न पर्सन विद इन 30 डेज। जिन जिन लोगों को कंपनी ने नोटिस दिया 30 दिन में उनको रिप्लाई करने का है। अगर रिप्लाई देने में बंदा हो जाता है फेल, या जो इन्फॉर्मेशन आया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बच्चों समझना, या तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया उसने 30 दिन में हमको, या दिया लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास में जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। वो जो पीरियड एक्सपायर होगा ना 30 दिन वाला, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जाएगी ट्रिब्यूनल के पास में और उनसे कहेगी सर उन शेयर से रिलेटेड जो राइट्स है उनको अटैच कर दिया जाए, उनको सीज कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए क्योंकि उस बंदे ने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, ट्रिब्यूनल अगर ठीक समझे मे मेक सच एन ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग द राइट अटैच विद द शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। उनके पास एप्लीकेशन आने के 60 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर कर देगी, मतलब 60 डेज में अगर ठीक समझे तो ऑर्डर करेगी कि हाँ भाई अटैच कर दिए जाए। ठीक है, बराबर। अब कंपनी और द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बाई चांस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर शेयर होल्डर के या वो जो पर्सन था उसके फेवर में दे दिया और अटैचमेंट ऑर्डर दिए नहीं, या हो सकता है अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया हो, तो अगर अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया तो एग्रीड पर्सन वो पर्सन होगा, नहीं तो कंपनी होगी। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसे लोग जो है वो 1 साल के अंदर जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास में और जाकर के बोलेंगे सर या तो रिलैक्सेशन दे दो सर, बराबर, या लिफ्ट कर दो सर, जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया उसको हटा दो या उसको रिलैक्स करो उस सारे फाउंडेशन से। ऐसा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी खुद भी जा रही है, कंपनी ने भी देखा कि हाँ भाई एक बार रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है लेकिन बाद में कंपनी को लगता है कि यार ये हटना चाहिए, तो वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर। अगर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन 1 साल तक नहीं आता है, समझिएगा बहुत जबरदस्त पॉइंट है, यानी अगर यहां किसी के शेयर इस सेक्शन के अंदर एसबीओ के शेयर अटैच कर दिए गए तो 1 साल में वेदर एग्रीव्ड पर्सन या कंपनी खुद जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ये सारे जो शेयर्स हैं shall be transferred without any restriction to the Investor Education and Protection Fund Authority। सेक्शन 125 अगर आपको याद हो तो उसमें एक अथॉरिटी बन जाती है, बराबर, जो कंट्रोल करती है इस पूरे फंड को, उसको ये शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो अब इन सारे शेयर्स के बेनिफिट वहां जाने शुरू हो जाएंगे। तो रियल शेयर होल्डर था वो तो गया, अभी उधर चालू हो जाएंगे। तो 1 साल का टाइमिंग आपके पास है कि आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो, सर रिलैक्सेशन दे दो सर, या लिफ्ट कर दो सर रेस्ट्रिक्शंस को, अपने को ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारे रूल्स है बच्चे लोगों, कौन से वाले, एसबीओ डिक्लेरेशन वाले रूल कि आप एसबीओ हैं और डिक्लेरेशन करो, ये इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। किन किन के ऊपर नहीं होते हैं बच्चों समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पे हमने लिख दिया आईएफ अथॉरिटी, वही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अगर 10% या उससे ज्यादा हेल्ड किया, इनको डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं है। सेम होल्डिंग कंपनीज ऑलरेडी 51% का होल्ड होता है, वो डिक्लेरेशन ही होता है, बताने का जरूरत नहीं है। सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी के पास 51% होता है, अगर यार मैं करो 10% भी है तो इनको बताने का जरूरत नहीं। कोई भी एंटिटी होली और पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो भी आपको बताने का जरूरत नहीं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने मिलाकर के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे, ठीक है, या एआईएफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, अपने नोट्स के अंदर इन सबका फुल फॉर्म आपको दे रखा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे हमारे हो गए, बराबर से, ठीक है, या फिर हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए, ये सब जो दे रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, जिनको रेगुलेट सेबी करता है, अगर इन लोग ने मिलकर के शेयर्स को, अब इसमें यही होता है, इसमें कलेक्टिवली शेयर हेल्ड किए जाते हैं तो वो 10% से ऊपर निकल भी सकता है। तो यहां अपने को किसी तरह का कोई भी डिक्लेरेशन इनको यहां पे करने का जरूरत नहीं है। सेम ऐसे, अच्छा ये जो आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट का एक आप कह सकते हो तरीका है, ये उस सर्कल को हम बोल रहे हैं, जो अपन कह सकते हैं एक बार स्ट्रक्चर बनाया हमने कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय अगर आरबीआई है या आईआरडीए है, बराबर से, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इनके थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट है बचे लोगों और वहां 10% या उससे ऊपर का होल्डिंग भी है तो इनको डिक्लेरेशन करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। सेम दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो, तो उसमें भी 51% का गवर्नमेंट का होल्डिंग होता है या गवर्नमेंट कंपनी ने किसी पे होल्ड करके रखा हुआ है
तो भी नहीं करने का है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में और एनुअल रिटर्न जो है हमारा 92 के अंदर सबमिट करने में, किसी अभी पढ़ने वाले अपन इसी के अंदर, उसको सबमिट करने में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला हमारा सेक्शन हो गया। एसबीओ का छोटा सा पार्ट है सेक्शन नंबर 90 का। एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने बहुत फास्ट इसका रिवीजन करवा दिया, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। नाउ रजिस्टर क्लोज करना बच्चों पहले बात कर चुका हूं, 45 डेज इन ईयर, लेकिन एक साथ 30 दिन से ज्यादा नहीं। उसके लिए 7 डेज पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक लोकल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन फॉरेन रजिस्टर अगर हो तो जहां पे रजिस्टर मेंटेन है वहां के 2 न्यूज़पेपर में अपने को देना पड़ेगा। ये चेंज था, बाकी सेम रूल है। फिर ये नोटिस आप पब्लिश करोगे कंपनी का वेबसाइट पर, वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी और वेबसाइट ऑफ कंपनी में भी ये पब्लिश होगा कि रजिस्टर क्लोज हो रहा है, अपने को ध्यान में रखना। ठीक है। एनुअल रिटर्न हमारा सेक्शन नंबर 92, हर कंपनी रिटर्न मेंटेन करेगी। मेन जो एमसीक्यू बन जाता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, ये सबमिट करना है आरओसी को। अगर एजीएम नहीं हुई है तो जब एजीएम होने वाली थी, दो एजीएम इज टू हेल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। और आप सबको पता है पिछला एजीएम से 15 महीने के अंदर अंदर या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, पहला एजीएम अगर है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपका एजीएम होना चाहिए। वहां से 60 डेज में आपको सेंड कर देने का है, बराबर। अब एनुअल रिटर्न में बहुत सारी चीजें बच्चे लोगों, रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, शेयर होल्डिंग का सिक्योरिटीज का पैटर्न क्या है, मेंबर डिवेंचर होल्डर कौन है, चेंजेस क्या क्या हुए, प्रमोटर डायरेक्टर्स केएमपी कौन कौन है, चेंजेस क्या क्या हुए, मीटिंग्स मेंबर का कितना हुआ, क्या हुआ, बोर्ड और कमिटीज का कितना हुआ, डायरेक्टर्स और केएमपी का रेम्यूनरेशन, पिछला फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या कंपनी पे, डायरेक्टर पे, ऑफिसर्स पे कोई पनिशमेंट इंपोज हुआ, क्या कोई आपने अपील किया क्या इसके अगेंस्ट में, वो सब भी डिटेल देना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों अगर इस बात का कि भी सर्टिफिकेशन भी आपको लगाना पड़ेगा कि सारी कंप्लायंस कंपनी लॉ की इन्होंने प्रॉपर पूरी की है, सारे डिस्क्लोजर बराबर से दिए हैं। उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, कई बार जैसे क्यूआईबीज थे, तो ऐसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो डिटेल है वो भी अपने को देना पड़ेगा। डायरेक्टर और सीएस इसके ऊपर साइन कर देगा। ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज के केस में ये एनुअल रिटर्न जो है वो साइन बाय सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो फिर डायरेक्टर करेगा। समझ रहे हैं? बाकी सारी कंपनीज में बच्चे लोगों को डायरेक्टर भी कर रहा है, साथ साथ में सीएस भी कर रहा है, बराबर। लेकिन इधर ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज के केस के अंदर ये साइन करने का जो काम है वो या तो करेगा सीएस, और अगर सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, समझिएगा, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो वहां पे सीएस इन प्रैक्टिस इसको सर्टिफाई करेगा, अपने को ध्यान में रखना है। और ये एनुअल रिटर्न जो है इज द पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न शेल फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। इसका एक समराइज फॉर्म जो है हम बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी लगाएंगे। ये आप लोग को प्रोविजन ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 92 का समरी पूरा यहां मैंने आपको बता दिया है, बराबर। आगे बढ़ जाए। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर बच्चे लोगों को खत्म होने जा रहा है टॉपिक ही, अपन पहले ही बात कर चुके थे आने की इसके ऊपर, प्लेस ऑफ कीपिंग किधर रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, उसी सिटी टाउन या विलेज में, और किधर पे, या जहां 1/10 ऑफ शेयर होल्डर का रेजिडेंस हो, लेकिन उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो रजिस्टर इंडेक्सेस रिटर्न बिल्कुल ओपन है इंस्पेक्शन के लिए। बिजनेस आवर्स के अंदर रीजनेबल वर्किंग डे पे आओ, इंस्पेक्शन करो, 2 आवर्स तो मिनिमम देते ही है। ठीक है। अब समझना, मेंबर अगर है, डिबेंचर होल्डर है, या कोई सिक्योरिटी होल्डर है, अदर या बेनिफिशियल ओनर्स बच्चे लोगों, समझना, वो इंस्पेक्ट कर सकता है बगैर कोई फीस दिए। पैसा नहीं लेंगे भाई, आराम से इंस्पेक्ट करो। लेकिन इन लोग को अगर एक्सट्रैक्ट लेना है, कोई समराइज फॉर्म लेना है, या इंडेक्स या रिटर्न का कुछ भी देखना है, तो वो भी इनको फीस बगैर लिए करने को मिल जाएगा। मतलब जो हमारे मेंबर्स हो गए जिनका नाम उधर लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर हो गए, बेनिफिशियल ओनर्स हो गए, अदर सिक्योरिटी होल्डर हुए, बहुत आराम से बगैर कोई फीस दिए आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, और बगैर कोई फीस दिए आप उसका कॉपी भी ले सकते हो। कॉपी नहीं, सॉरी, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, समरी ले सकते हो, कॉपी वॉपी नहीं, समरी ले सकते हो, बराबर। हाँ, कॉपी अगर इन लोग को लेना है भाई, रिक्वायर है कॉपी, तो आपको देना पड़ेगा इसके लिए फीस। रजिस्टर का, इंडेक्स का, रिटर्न का, किधर का भी कॉपी लेना है तो नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज फॉर ईच पेज, बहुत कमी फीस इसका है बच्चे लोगों, उतना फीस देकर के आप बिल्कुल आराम से ये कॉपी भी ले सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट और इंस्पेक्शन तो फोकट हो गया, कॉपी लेना है तो फीस देना पड़ेगा।
ये कॉपीज इनको सप्लाई हो जाएगी बच्चे लोगों, डिपॉजिट जब भी फीस जमा कराओगे जैसे इस वाले में है, तो ये कॉपी 7 डेज के अंदर इनको मिल जाएगी। और कोई पर्सन अगर इंस्पेक्शन करना चाह रहा है, इंस्पेक्शन बाय एनी अदर पर्सन, तो उसके लिए अच्छा, एनी अदर पर्सन अगर इंस्पेक्शन करना चाह रहा है या कॉपी लेना चाह रहा है तो फीस लगेगी बच्चे लोगों 50 रुपए पर इंस्पेक्शन का फीस लगने वाला है बराबर। यानी मेंबर्स लोग के लिए, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, इनके लिए इंस्पेक्शन और स्टैक फ्री है, इधर 10 रुपया पर पेज कॉपी देना पड़ेगा। बाकी लोग के लिए अदर देन 20% इंस्पेक्शन से लगा के कॉपी सबका फीस देके होगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर मे ऑल्सो ऑर्डर डायरेक्ट और इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। वैसे तो 7 दिन अपन दे रहे थे कि भाई कॉपीज के लिए भी 7 दिन है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आरडी चाहे तो इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर सकता है ऑफ द डॉक्यूमेंट। द रजिस्टर मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर अलोंग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंट। ओके ओके ओके, इमीडिएट ऑर्डर कर सकते हैं, यहां पे खत्म हो गया। ओके, अगला पॉइंट चालू हो गया बच्चों, द रजिस्टर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर, बहुत प्यारा पॉइंट है, जबरदस्त वाला, अलोंग विद इंडेक्स परमानेंटली। ज्यादातर अपने यहाँ बच्चों सारी चीजें 8 ईयर्स तक मेंटेन होती है, याद रखिएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एज वेल एज फॉरेन रजिस्टर्स, ये सारे जो मेंटेन रहते हैं, एक मिनट में, डिबेंचर होल्डर नहीं, सिर्फ मेंबर का रजिस्टर है, फोकस करना पड़ेगा इस पॉइंट पे बच्चे लोगों। मेंबर का जो रजिस्टर है वो मेंटेन रहेगा, इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर्स, आपको उनका इंडेक्स भी परमानेंटली जब तक कंपनी चलेगा तब तक मेंटेन करना है। हाँ, डिबेंचर होल्डर है बट ऑब्वियसली उनका रिडेम्पशन हो जाता है या कन्वर्जन हो जाता है, या अदर सिक्योरिटी होल्डर अगर है, भले उनका फॉरेन रजिस्टर भी क्यों नहीं है, वो 8 ईयर्स, ठीक है। 8 साल भी कहां से है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। भाई आपने 20 साल के लिए इश्यू कर दिए तो 20 साल बाद भी, या 10 साल के लिए इश्यू कर दिए तो उसके बाद भी 8 साल तक रिडेम्पशन जब भी हो जाएगा उसके बाद भी 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं इश्यू से 8 साल, पता लगा रिडेम्पशन होने से पहले ही तो रजिस्टर बंद कर दिया आपने, तो वहां से बाद तक भी, ताकि फ्यूचर में कोई एविडेंस देखना पड़े तो अपने काम आ जाए। उसके अलावा जो भी आरओसी को डॉक्यूमेंट भेजते हो, जितने भी पूरे लॉ में तुमने जितना डॉक्यूमेंट पढ़ा के आरओसी को भेजा, उसका कॉपी अपने पास भी प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स तक। जब भी आपने सेंड किया वहां से 8 साल तक उसको मेंटेन करके रखना है। ज्यादा करे तो मना नहीं है, लॉ का रिक्वायरमेंट 8 ईयर्स का ही अपने को ध्यान रखना है। लेकिन मेंबर्स का रजिस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन मेंबर रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन रहेगा जब तक कंपनी चलेगा। आखिरी पॉइंट बच्चे लोगों, आखिरी सेक्शन छोटा सा आ गया था, रजिस्टर दिया। अच्छा, इसमें से कोई सेक्शन गायब नहीं है, मुझे ये ध्यान रख गया था क्योंकि बहुत छोटा सा सेक्शन था ये, 95 कभी ध्यान में नहीं आता है, बहुत छोटा सा सेक्शन हो गया। जितना भी रजिस्टर ऊपर मेंटेन किया, जो भी इंडेक्सेस मेंटेन किए, इंडेक्सेस मतलब जो आपके बुक के स्टार्टिंग में होता है ना, इंडेक्सेस या इंडेक्सेस भी बोलते हैं उसको, बराबर, या एनुअल रिटर्न का जो कॉपीज रहेगा, ये सारा का सारा जो है प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करेगा। कल को कंपनी का केस में कोई केस वेस फाइल होता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आरओसी की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आता है, तो ये सब हमारे लिए एविडेंस की तरह से काम करेंगे, कि आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से कर लिया है, बराबर। तो बस इतना आप कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से तैयार करिए। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जहां आपसे बात करूंगा सेक्शन नंबर 96 से लगा करके 122 तक के पार्ट के ऊपर। फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा। बाय बच्चों।